हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फैंटेसिया आर्क चैप्टर 362 फैंटाज्म से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिउरा ने। मांगा की शुरुआत में गर्ड्स के बर्सर्कर आर्मर को हेना ने एक्टिवेट कर दिया है, जो गुफा में ही सभी के बीच एक्टिवेट हो चुका है। तभी वहाँ श्रिके आते ही गर्ड्स को आवाज देती है और मॉर्डा ने यहाँ पर पहली बार गर्ड्स को बर्सर्कर फॉर्म को देखा है। हेनार तुरंत ही वहाँ पर कुछ पाइप्स पर हथौड़ा मारता है और तुरंत ही दो लोहे के फंदे निकलकर गर्ड्स को अपनी जगह पर जकड़ लेते हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। तभी वहां पर गेटफ्रिंग भी मोड़ा और श्रिके को देखते हैं, जो ऑलरेडी अपनी क्लासेस को मिस कर रहे हैं। श्रिके पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर हेनार कहता है कि वो गर्ड्स को आर्मर के पिछले मालिक की मेमोरी दिखा रहा है कि कैसे इस आर्मर ने उसके मालिक को कंज्यूम कर लिया था। और वो दोबारा आर्मर पर हथौड़ा मारता है, जिससे गर्ड्स आर्मर की मेमोरी में पहुंच जाता है, जहाँ पर भी इक्लिप्स इवेंट जैसा ही दृश्य है और चारों तरफ मॉन्स्टर ने कत्लेआम मचा रखा है। ये इवेंट भी तब के गॉड हैंड्स के सामने हुआ था। गर्ड्स उन मेमोरी को देख चीखने लगता है, जो वो पहले की मेमोरी में खोकर उनके हिसाब से काम कर रहा है। और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन जंजीरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो अपने हाथ में उसको देखने लगता है जिसको कभी उसके पुराने मालिक ने खो दिया था, जो उसकी ही बाहों में दम तोड़ रही थी सैक्रिफाइस में, जिसका निशान उसके कांधे पर है और वो वहीं मारी जाती है। और इसके बाद गर्ड्स का बर्सर्कर आर्मर ठंडा पड़ जाता है, जो वहाँ किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। गेटफ्रिंग को लगता है यही समय है आर्मर को निकालने का और श्रिके आगे बढ़कर गर्ड्स के मास्क उतारने लगती है। वो गर्ड्स को टेलीपैथी से संपर्क करने लगती है। ये ठीक ऐसा है जैसे कि वो पुराने मालिक का मास्क उतार रही है और वो किसी तरह गर्ड्स के चेहरे से मास्क उतार देती है। मास्क के उतरते ही गर्ड्स वापस होश में आ जाता है, जिसे मोड़ा भी वहीं देख रही है कि श्रिके ने कितनी आसानी से कर दिया। गर्ड्स देखता है कि एक बार फिर श्रिके उसे बचाने के लिए आई है और गर्ड्स अभी भी उस मेमोरी के बारे में ही सोच रहा है, जो स्कल नाइट की असली मेमोरी है, जब वो खुद एम्परर गैस्ट्रिक हुआ करता था और उसने भी इस आर्मर को पहना था। स्कल नाइट भी इसे एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि तुमने जो देखा वो एक बेवकूफ राजा का अंत था और मृत आदमी का अंतिम सफर की शुरुआत। अब वो सभी वहाँ से निकल किसी स्पिरिट ट्री के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ गर्ड्स और सभी स्कल नाइट के साथ ही जा रहे हैं। गर्ड्स के मन में अभी भी उस मेमोरी के इक्लिप्स इवेंट के दृश्य ही घूम रहे हैं, जो वो चाह कर भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि स्कल नाइट भी कभी वो था जो आज गर्ड्स है। गर्ड्स दूर से ही देखता है कि स्कल नाइट किसी चीज के पास जा रहा है, जो उन सभी को देखकर यकीन नहीं होता। दरअसल वहाँ पर किसी की कब्र है, जो स्कल नाइट के दिल के करीब किसी की है। स्कल नाइट उस कब्र के पास पहुंच उसे श्रद्धांजलि दे ही रहे होते हैं कि वहाँ दनान आ जाती है, जिन्हें स्कल नाइट भी देख लेते हैं। दनान कहती है, क्या तुम लेडी प्रिस्टेस ऑफ चेरी ब्लॉसम से मिलने आए हो? गर्ड्स दनान को देखते ही चौंक जाता है, जो श्रिके भी देख सकती है, क्योंकि जब वो गर्ड्स का मास्क निकाल रही थी तब उसने भी आर्मर की मेमोरीज में किसी को मरते हुए देखा था, जो दनान के हूबहू लग रही थी, जैसे कि वो दोनों एक ही हैं। दनान स्कल नाइट को फूलों का गुलदस्ता देती है उसे धीरज देने के लिए, जिसे देख स्कल नाइट कहता है कि मैं कयामत की निशानी हूँ, मेरा लक्ष्य एक वचन है, मेरे पास अपने पुराने दिनों की खुशहाली जीने के लिए दिल नहीं है। और गर्ड्स उन्हें उनके प्राइवेट मोमेंट में छोड़ वहाँ से जाने लगता है। श्रिके गेटफ्रिंग से फिर एक सवाल पूछती है कि फ्लोरा और स्कल नाइट के बीच क्या रिश्ता था। गेटफ्रिंग बताते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में फ्लोरा ने लेडी प्रिस्टेस ऑफ चेरी ब्लॉसम के अंडर काम करती थी। वो दोनों को बहुत मानती थी, उनकी फीलिंग्स दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा थी। फिर जब इक्लिप्स इवेंट आया तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और उन्हें हमेशा के लिए स्केलिक आइलैंड से बाहर निकाल दिया। श्रिके के लिए बहुत ही शॉकिंग है कि फ्लोरा ने कोई टैबू किया और तभी वहाँ इवेलेरा श्रिके को ढूंढते हुए आ जाती है। उसे लगा कि मोड़ा ने उसे किडनैप कर उसे अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन फाइनली वो ठीक है और वो उसे इसीद्रो की हरकतों के बारे में बताते हुए उसे अपने साथ तुरंत ही ले जाने लगती है, जो मोड़ा को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सभी वहाँ पहुँचते हैं और श्रिके देखती है कि इसीद्रो ने फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तभी कुछ विच श्रिके की तरफ भागते हुए आती है, जिनका स्कर्ट उनके ऊपर सिर पर बंधा हुआ है। ये सारा काम इसीद्रो का है, जो उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। दरअसल इसीद्रो को सभी विचेस ने मिलकर पीटा था और वो इसी का बदला ले रहा है। इसीद्रो उन्हें ललकारते हुए फिर उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे सभी विचेस मिलकर कन्फ्रंट करती ही हैं कि इसीद्रो उन पर दूसरे एल्फ को फेंक कर उनका ध्यान बटाकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है और एक विच के सामने कूदते ही उसके स्कर्ट को उसके सिर पर तेजी से बांध देता है। इसीद्रो ने ये सब इतनी फुर्ती से किया कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। इसीद्रो की फुर्ती का एक राज वहाँ पर ग्रेविटी की कमी भी है और अब वहाँ सभी विचेस फिर इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन एक बार फिर इसीद्रो उन सभी पर भारी पड़ता है, जिसे वहाँ मॉर्डा भी एंजॉय कर रही है। वहाँ सभी विचेस के ढेर होने के बाद अब श्रिके ही बची है और इसीद्रो उसको भी लड़ाई के लिए ललकारता है, जिसके लिए श्रिके भी तैयार हो जाती है। उनकी इस ऐतिहासिक लड़ाई का माहौल बनता देख मॉर्डा भी एक्साइटेड है, लेकिन इसीद्रो का ध्यान अभी के लिए किसी और चीज ने खींच लिया है और अब दोनों ही एक दूसरे पर यलगार करते हैं। इसीद्रो लो ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए डंगालों में तेजी से मूव करते हुए श्रिके पर पीछे से हमला करते हुए उसके पास आता ही है कि एक जीप इसीद्रो को पकड़ लेती है और वो उसे खींचकर अपने मुंह में दबा लेती है। दरअसल
यहाँ पर इज़मा एक केल्पी को साथ ले आई है खेलने के लिए, जिसके साथ इज़मा की भी दोस्ती हो गई है। इज़मा ने केल्पी की मदद से इसीद्रो पर काबू कर लिया है, जिसके लिए सभी विचेस इज़मा की एहसानमंद हैं। इज़मा अब केल्पी से इसीद्रो को उगलने को कहती है, जिसे वो उन सबके सामने उगल देता है और अब इसीद्रो की दोबारा पिटाई हो जाती है, जिसे सभी विचेस घेर कर मार रही हैं। इज़मा देख सकती है कि शिर्के ने वहाँ इतनी जल्दी बहुत से दोस्त बना लिए, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ तो चल रहा है। इस जादुई नगरी में वो सभी अपनी जर्नी के अंत में पहुंच ही गए हैं, जहाँ पर वो जो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन फ्लोरा को क्यों यहाँ से जाना पड़ा? ऐसा कौन सा टैबू था जो उन्होंने तोड़ा था? वहीं गर्ट्स रात में एक पेड़ पर टिका हुआ उसकी और गेटफ्रिंग की बातों के बारे में सोच रहा है। गेटफ्रिंग देख सकते हैं कि स्कल नाइट और गर्ट्स दोनों ही एक दूसरे को मानते हैं। गर्ट्स पर स्कल नाइट के कई एहसान हैं। वो जब भी गर्ट्स से मिलते हैं कोई न कोई अनहोनी की प्रोफेसी लेकर ही आते हैं। दरअसल स्कल नाइट इस दुनिया के नहीं है, उनका मन पहले की तरह नहीं है। वो बस अंतहीन गुस्से से भरे हुए हैं, जिसका बदला वो गॉड हैंड से किसी भी हाल में लेना चाहते हैं। और तो और वो गर्ट्स से भी काफी प्रभावित हैं, क्योंकि वो गर्ट्स में खुद को देखते हैं, इसीलिए नहीं चाहते कि गर्ट्स भी वही गलती करें। गर्ट्स भी इस बात को समझ सकता है, लेकिन तब भी किसी का हर वक्त उसका ख्याल रखना उसे पसंद नहीं, खासकर उसका जिसे ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर चुका है। गेटफ्रिंग भी समझ सकते हैं कि आखिर में ये गर्ट्स को ही देखना है कि उसका गुस्सा उसे कहाँ ले जाएगा, उसकी सांसें उसे जिंदा रखेंगी या फिर उसका गुस्सा जो उसे ही कंज्यूम करेगा। गर्ट्स इन्हीं बातों में खोया हुआ ट्री की तरफ देख रहा है, जहाँ वो दूर से ही कास्को को खिड़की से देख सकता है। और तो और वो चिढ़कर अपनी तलवार फिर घुमाने लगता है। दरअसल वो रेस्टलेस हो रहा है इस कैलिक आइलैंड की शांति देखकर, जहाँ उसके पास सोने और स्वॉर्ड प्रैक्टिस के अलावा कोई और काम नहीं है, जबकि उसकी मंजिल ग्रिफिथ कहीं दूर है। तभी अचानक से इस शांत वातावरण में गर्ट्स की तरफ कोई चलते हुए आता है, जिसकी मौजूदगी गर्ट्स भी महसूस कर लेता है। और चांद के निकलते ही वो देखता है कि सामने वही बच्चा है जो शिप से अचानक ही गायब हो गया था। गर्ट्स उसे देखते ही उसके वहां होने का कारण पूछता है, जिस पर वो बच्चा गर्ट्स के सामने से होते हुए उसके पीछे पहुंच उसके कपड़े को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। वहीं घर में सभी खाने की तैयारी कर रहे हैं कि तभी गर्ट्स उस बच्चे को घर में सभी के पास ले जाता है, जहाँ सभी उसे देखकर फिर चौंक जाते हैं। गर्ट्स बताता है कि वो उसे बाहर ही मिला और सभी उस बच्चे को घेर लेते हैं। शिर्के को लगता है कि ये बच्चा यहाँ पर है, तब तो जरूर ये बच्चा फ्लावर स्टॉर्म मोनार्क दनान ही होगा, जिसने छोटे बच्चे का अवतार लिया ताकि वो उनकी जर्नी को देख सके। शिर्के को यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा। तभी वहाँ दनान भी आ जाती हैं, जो खुद भी बच्चे को देख चौंक जाती हैं। वो बच्चा भी उन्हें क्यूट लग रहा है और वो भी उनसे पूछती हैं कि ये बच्चा कौन है। अब शिर्के के भी होश उड़ जाते हैं कि ये बच्चा दनान नहीं है और ये बच्चा भी अब एक मिस्ट्री बनता जा रहा है। वो बच्चा गर्ट्स के ऊपर ही खेलते हुए उसके बाल खींचने लगता है, जिससे परेशान होकर गर्ट्स उसे उतारते हुए उस बच्चे को कास्का के पास ले जाने के लिए कहता है और शिर्के भी एग्री हो जाती है। कास्का अपने बेड पर रेस्ट कर ही रही होती है कि वो दरवाजे पर उस बच्चे को देखती है। वो बच्चा तेजी से भाग कास्का की गोद में चला जाता है, जिसे कास्का भी पाकर खुश दिख रही है और वो उस बच्चे से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। शिर्के देखती है कि कास्का को वो बच्चा अभी भी याद है। वो कैसे उस बच्चे को भूल सकती है जब वो बच्चा कास्का को पूर्णमासी की रात बीच पर मिला था। उनका रिश्ता दनान को ताज्जुब भरा लगता है। शिर्के बताती है कि वो बच्चा उस पूर्णमासी की रात को अचानक आया और सुबह होते ही वापस चला गया। उन्हें लगा कि वो किंग ऑफ एल्फ्स ही है जिसने ये अवतार लिया है। दनान बताती है कि फ्लोरा के ड्रीम ओरेकल की भविष्यवाणी से उन्हें उनके आने के बारे में मालूम था। उसने भी ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में सुना है। दनान महसूस कर सकती है कि ये आम बच्चा नहीं है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी प्योर है, जैसे कि कोई परी का हो, और इसीलिए ये आइलैंड पर पैर रख पाया, जो साबित करता है इसका कोई इविल इंटेंशन नहीं है और शायद आइलैंड की किस्मत ही इसे यहाँ तक खींच लाई। आइलैंड की किस्मत से मतलब है आइलैंड और यहाँ पर रह रहे सभी, जैसे कि शिर्के, फानेसी, कास्का और वो सभी। फानेसी ने दनान का सॉर्सर ड्रेस पहना हुआ है। शिर्के ने फ्लोरा का बनाया कपड़े पहने हैं। कास्का ने भी दनान की बनाई 11 हंटिंग गियर पहने हैं और ये चीजें उन तीनों को इस आइलैंड का ही हिस्सा बनाते हैं। और तो और सभी ने उन्हें अपने साथ एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी डेस्टिनी के चलते ही ये बच्चा यहाँ पहुँच पाया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि इस बच्चे का कास्का के साथ गहरा कनेक्शन है और साथ ही गर्ट्स के साथ भी, जो अभी नीचे चौखट पर बैठा हुआ है। रात में बच्चा और कास्का साथ ही सो जाते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ ही कास्का की नींद खुलती है। वो खुद रेडी होकर बच्चे को नीचे ले जाती है, जहाँ इसीद्रो और इज़्मा भी मॉर्निंग वर्कआउट के बाद आती ही हैं। इसीद्रो देखता है कि इस बार वो बच्चा कहीं भागा नहीं, जिस पर दनान आते ही बताती है कि ये समय के भाव की वजह से है। बाहरी दुनिया में जब तक चांद रहेगा तब तक यहाँ पर कुछ दिन गुजर जाते हैं, तो क्यों ना कुछ समय साथ बिताया जाए, जो शिर्के को भी अच्छा आइडिया लगता है और कास्का भी एग्री करती है। अब सभी बाहर ग्राउंड पर आते हैं, जहाँ विश स्टूडेंट भी उस बच्चे को देखते हैं और उस बच्चे को शिर्के भी झाड़ू की सवारी कराने की कोशिश करती है। वो एल्फ के साथ भी खेलता है और तो और डॉल्स के साथ भी खेलता है, जिसके खेलते हुए सभी मास्टर विजर्ड्स भी देख रहे हैं। उस बच्चे में किसी को कोई बुराई महसूस नहीं हो रही है और तो और थोड़ी ही देर में सभी डॉल्स और एल्फ के साथ वो बच्चा भी अटैच हो जाता है। कास्का उसे नदी किनारे
किनारे ले जाती है जहाँ इसीरो मछली पकड़ रहा है। और तो और इज़्मा भी तालाब से मछली पकड़ रही है। इज़्मा भी उसे पानी में खेलने ले जाती है। इसके बाद अब सभी वहाँ पिकनिक भी मनाते हैं। उस बच्चे के साथ खेलना सभी को अच्छा लग रहा है। जो शांति यहाँ पर है उसे सभी इंजॉय कर रहे हैं। और तो और कास्का और उस बच्चे का रिलेशन पहले से ज्यादा गहरा होता जा रहा है, जैसे कि माँ बच्चे का। फानेसी को यकीन है कि इस तरह से कास्का के मन के घाव ठीक हो सकते हैं। और तो और एक छत के साथ रहते हुए सभी एक परिवार की तरह ही हो गए हैं, जिसकी उम्मीद शिर्के ने भी कभी नहीं की थी। लेकिन इस परिवार से कोई है जो अभी भी बाहर है, गट्स, जो अभी भी झरने के पास स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है कि तभी ड्रैगन स्लेयर उसके हाथ से छूटकर दूर पानी में जा गिरती है। दरअसल ये उसके हाथ के कांपने की वजह से हो रहा है। वो ऊपर एक फल को भी देखता है और जब वो उस फल पे निशाना लगाने की कोशिश करता है तो उसका निशाना चूक जाता है, जो बर्ज़र्कर आर्मर को यूज करने का साइड इफेक्ट है। तभी वो आर्मर के अंदर किसी को देखता है जो वो बच्चा ही है जो वहाँ पर खेलता हुआ आया है। और वो बच्चा आर्मर को लेकर भागने लगता है और थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाता है। गट समझ जाता है कि वो बच्चा खेलने के मूड में है और वो भी उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। वो अभी भी उस बच्चे को समझने की कोशिश ही कर रहा है। तभी उसे दूर से कास्का की आवाज आती है जो उस बच्चे को ही ढूंढ रही है। और गट्स उस बच्चे को आर्मर से निकाल उसे उनके पास वापस जाने को कहता है। और वो बच्चा भागते हुए उनके पास जाकर कास्का के पास चला जाता है, जिनके हेल्दी रिलेशन को गट्स दूर से ही पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा है। रात होते ही कास्का अपने बच्चे को अपने पास ही सुला लेती है और उसे सपने में उस बच्चे के साथ की मेमोरी याद आती है जब वो बच्चा उसे बीच पर मिला था। उसके साथ बिताए हर वो पल याद आ रहे हैं, लेकिन वो उससे इससे पहले भी मिल चुकी है। तभी उसे टावर ऑफ कन्विक्शन के वो पल याद आते हैं जब डीमन चाइल्ड ने उसे बचाया था और उसकी नींद खुल जाती है। वो डर कर उठती ही है कि उसे वो बच्चा पास नहीं मिलता। वो बाहर देखती है कि वो बच्चा नीचे ग्राउंड पर बैठा है, जिसके पास गट्स भी खड़ा हुआ है। उस बच्चे ने गट्स की तरफ पीठ की हुई है और कास्का तेजी से उसे लेने को भागती है। तभी वो बच्चा कहता है उसने एक सपना देखा और साथ ही उसके बालों का रंग बदलने लगता है, जिसे देख गट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बच्चा कंटिन्यू करते हुए कहता है जब भी पूर्णमासी का चांद आता है वो बच्चा बन जाता है जो किसी अपने की गर्माहट को महसूस कर रहा है। साथ ही उसके बालों का कलर और भी सुनहरा होता जा रहा है। लेकिन जब मैं उस सपने से उठता हूँ तो केवल लालसा का एक अजीब सा भाव रहता है जो जल्द ही गायब हो जाएगा, एक आंसू के साथ, जैसे कि सुबह की ओस। और यहाँ पर पता चलता है कि वो बच्चा असल में ग्रिफिथ ही है और बच्चे का अवतार उसमें डीमन चाइल्ड के कारण ही है, जो टावर ऑफ कन्विक्शन में एक एपोस्टल ने अपने अंदर ले लिया था। जब ग्रिफिथ को दूसरी दुनिया से धरती पर आने के लिए उस एपोस्टल ने खुद को कुर्बान कर दिया था, जिसके साथ ही ग्रिफिथ के अंदर उस बच्चे की फीलिंग्स भी चली गई और जिसने गट्स को कई दफा आर्मर के काबू से बाहर आने में मदद भी किया और तो और ऑक्टोपस के अंदर से भी बाहर आने में हेल्प की। कहीं ना कहीं ग्रिफिथ अपने नए बैंड में होने के बाद भी गट्स और कास्को को मिस करता था, जो पुराने बैंड ऑफ हॉक में उसके सबसे ज्यादा करीब थे। और यहाँ पर इस वीडियो के साथ ये पूरी सीरीज भी खत्म होती है, क्योंकि स्टूडियो ने चैप्टर के एंड में एंड घोषित कर दिया है। तो शायद ही इसके आगे कोई और चैप्टर रिलीज होगा। अगर फ्यूचर में होता है तो इसे जरूर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रही है जितनी कि आप लोगों के लिए। थैंक्स आप सभी की डिमांड के लिए, जिसकी वजह से मैं ये सीरीज कंप्लीट कर पाया। लेकिन इस सीरीज में मांगा के कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें मूवीज में कवर नहीं किया गया है, तो एक दो वीडियोस और सही। दोस्तों इस सीरीज से जुड़े अगर कोई सवाल अभी भी आपके मन में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसका जवाब मैं अगले वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।